फाइबर ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक पार्ट होता है, या बोले तो ऑप्टिक्स का एक पार्ट होता है, जिसमें हम लोग फाइबर के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? फाइबर के बारे में। अब फाइबर क्या होता है आगे, फाइबर या फाइबर केबल जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग फाइबर केबल के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइबर ऑप्टिक्स बोलते हैं। अब फाइबर केबल क्या होता है या ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, दोनों एक ही बात है। ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर और फाइबर केबल क्या है? तो चलो देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में फाइबर केबल ही है, या फाइबर ऑप्टिकल फाइबर। ये एक प्रकार का केबल होता है, मतलब वायर ही होता है, बट ये कंडक्टर के नहीं बने होते हैं, बल्कि वैसे मीडियम के बने होते हैं जिसमें रिफ्रैक्शन पॉसिबल हो। ठीक है, जैसे ग्लास के हो सकते हैं, फाइबर के हो सकते हैं, इस प्रकार के बने होते हैं, तब इसको क्या बोलते हैं? फाइबर केबल। वैसा केबल जो किसका बना हुआ हो? फाइबर का बना हो। फाइबर प्लास्टिक समझते हो ना, हाँ, उसका बना हुआ हो। ये यूज किस लिए होता है? तो जनरल जो हम लोग कंडक्टर देखते हैं, इस कंडक्टर के द्वारा हम किसको सेंड करते हैं? करंट को सेंड करते हैं, नहीं, करंट को सेंड करते हैं। लेकिन इस फाइबर केबल में करंट को नहीं सेंड करते हैं, बल्कि सिग्नल को सेंड करते हैं। किसको? सिग्नल को। जो भी मैसेज सेंड करना होता है, उस मैसेज को पहले हम लोग लाइट सिग्नल के फॉर्म में चेंज करते हैं। और हमने कल बताया कि लाइट सिग्नल लेजर वाला लाइट होगा, नहीं, जिसका इंटेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। हाई इंटेंसिटी के लाइट में उसको चेंज करेंगे और इस केबल के द्वारा सेंड कर दिया जाता है। मान लो हमको यहाँ से कोई वीडियो डाउनलोड करना है, क्या करना है? वीडियो। तो वीडियो क्या डाउनलोड करते हैं तो क्या यह क्या लगता है कि ऊपर कहीं आसमान में से आ जाता है? ये चीजें ना कहीं स्टोर करके रखा हुआ है। कहाँ स्टोर करके रखा हुआ है? तो जहां पे भी इसका स्टोर बना हुआ है, तो मान लो कहीं पे स्टोर बना हुआ है। अब आप अपलोड करते हो फोटो, जैसे आप फोटो सेंड करते हो, तो सबसे पहले आप कोई फोटो सेंड करते हो तो जहां पे स्टोरिंग है, जहां पे स्टोर होता है, वहां पे ये फोटो जाता है। लेकिन जाता किसके फॉर्म में है? तो इस फोटो को पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें? डिजिटल सिग्नल में। और ये डिजिटल सिग्नल फिर क्या करता है? मोबाइल आपका क्या करता है? उस फोटो को सिग्नल के फॉर्म में चेंज करता है, और फिर वो सिग्नल किसके फॉर्म में चेंज होता है? लाइट सिग्नल के फॉर्म में। किसमें? लाइट सिग्नल के फॉर्म में। और ये लाइट सिग्नल केबल के माध्यम से कहा जाता है? तो वो स्टोर के पास जाता है। ठीक है, और जब किसी को डाउनलोड करना होता है, जिसके पास सेंड किए हो, ये इंफॉर्मेशन कहाँ चला जाता है? दूसरे के पास चला जाता है। तो उसके पास भी सिग्नल जाने के लिए क्या यूज होता है? फाइबर केबल ही यूज होता है। तब इस केबल को हम लोग कौन सा केबल बोलते हैं? फाइबर केबल बोलते हैं। इसमें सिग्नल का ट्रांसमिशन कौन से प्रिंसिपल के द्वारा होता है? इसमें सिग्नल का ट्रांसमिशन TIR के द्वारा होता है। किसके द्वारा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा। कैसे होगा, कैसे सिग्नल आगे बढ़ता है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना समझो कि फाइबर ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर केबल क्या है? तो ये भी एक प्रकार का केबल है, जिसके द्वारा हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस द्वारा हम लोग सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं? सेंड करते हैं। तब इस प्रकार के केबल को कौन सा केबल बोलते हैं? फाइबर केबल या ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। क्लियर हुआ बात? अब ये जो बने होते हैं, ये कितने पार्ट में बने होते हैं? देखो पहले ये तो समझ लो। आप लोग कभी ना मेला में गए होंगे, मेला समझ रहे हो ना? उस मेला में इस प्रकार का वायर दिख रहा होगा, और होता यह है कि ये वायर का ना लास्ट एंड चमक रहा होता है, या इस प्रकार का। ये जो बीच में आप देख रहे हो, ये है इसका कोर। क्या है? कोर है। और बाकी सब जो इसके प्रोटेक्शन के लिए लगे हुए, क्लैडिंग होता है, कोर होता है, और एक और कवर होता है। मेन जो ये सब आप देख रहे हो, ये सब बाकी जो लगा हुआ है, ये सब प्रोटेक्शन के लिए है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो काम करता है, वो किसमें काम करता है? इसकी कोर में काम करता है। किसमें? कोर में। ये जो आप ना वाईफाई लगवाए होगे ना, तो वाईफाई वाला जब लगाता है ना, तो उसके वायर को तोड़ करके देखना, उसके बाद व्हाइट कलर का पतला पतला, एकदम पतला पतला, बाल जितना पतला, बाल से भी पतला आपको ना, आपको दिखेगा उसके उसमें एक केबल दिखेगा। वो होता है एक्चुअल में कोर, और उसी के द्वारा आपका डाटा ट्रांसमिशन होता है। एक्चुअल में डाटा ट्रांसमिशन नहीं होता है, बल्कि वो सिग्नल ट्रांसमिशन होता है जो आप डाउनलोड करते हो, और वो एक्सेस देता है कि आप उसका यूज कर सकते हो जब आप रिचार्ज करवाते हो, और उसका कोई काम है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा?
फाइबर केबल। अब ये काम कैसे करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है, कितने भाग में बना होता है, यही चीजों को हमको क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो समझो जरा। हम जो अभी बना रहे हैं वो ये कोर है। कौन सा है, कोर। और इसके ऊपर क्या किया हो रहेगा, क्लैडिंग। क्या किया हो रहेगा, क्लैडिंग। और फिर हो जाएगा कोटिंग। तो हम कोटिंग को अभी हटा रहे हैं, अभी हम किस पे आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कोर पे और क्लैडिंग पे। ये कोर है, इतना दूर क्या है, कोर है, और उसके बाद इतना लेयर क्या हो जाएंगे, क्लैडिंग हो जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा गोल वायर है, समझना बात को, ये पूरा का पूरा वायर जो है वो गोल है। ठीक है, गोल है। अब इसके ऊपर एक लेयर लगाया हुआ है, तब वो क्या कहला रहा है, क्लैडिंग। तो ये वाला हो जाएगा क्लैडिंग, और ये वाला क्या है, कोर। अब कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां पे होता है समझना है हमको। अब हमने ना आपको क्या पढ़ाया था, हमने आपको बताया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखना जरा, देखो। ठीक है, ये हो गया। आपको अब दिख रहा होगा कि किस प्रकार से इसमें कोर है और क्लैडिंग है। क्लियर है। अब इसमें एक इंड से लाइट दिया जाता है। इसमें ना बहुत सारे टर्म है। आवाज नहीं आ रहा है, और किन्हीं के पास आवाज नहीं जा रहा है, बताना जरा। जो आ रहा होगा अच्छे से मोबाइल ना आप वॉल्यूम बढ़ाओ। देखो, अब ना हम इसमें ये जो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है इसको हटा रहे हैं। कैसे काम करता होगा जरा सोचो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा होगा। हमने ये वाला मानते हैं इसका। समझना जरा बात को। अब बाहर वाला मीडियम को हम मानते हैं एयर। कुछ भी हो, एयर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस वाले मीडियम को हम लोग मानते हैं म्यू1, जिसका परमिट क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस वाले का मानते हैं म्यू2, और इस वाले का नाम मानते हैं म्यू नोट या म्यू एयर। अब हमको क्या करना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है। यानी जरा सोचो कि हमको यहां से सिग्नल दे, समझना बात को जरा, हम यहां से कोई सिग्नल दें, ठीक है, और ये वाला इस प्रकार से ऐसे होकर के चला जाएगा, आगे बढ़ते रहेगा। और हम लोग जानते हैं कि लाइट का ना स्पीड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग इसके फॉर्म में सेंड करना बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे होगा कब, अगर हम ये मिरर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मिरर। तो हमको ये वाला बीच वाले मीडियम को क्या करना पड़ता, कुछ ऐसा मीडियम जिसमें रिफ्लेक्शन हो, यानी ये वैक्यूम बनाना पड़ता, तब ना इधर से इधर रिफ्लेक्शन होता। लेकिन वैक्यूम बनाना पॉसिबल था, नहीं था। अब हमने ये, चूंकि कौन सा प्रिंसिपल हो रहा है, ऐसे जाता और ऐसे वापस आ जाता तो रिफ्लेक्शन होता, बट हम लोग रिफ्लेक्शन प्रोसेस नहीं करते। अब हम लोग को यही रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस एक और प्रिंसिपल में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स। उसमें वैक्यूम जरूरी नहीं था, उसमें ना मीडियम जरूरी था, दो मीडियम अलग अलग। लेकिन जब बताओ यहां से यहां जा रहा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो कंडीशन हमने नेसेसरी बताया था। पहला, डेंसर टू लाइट कहां से कहां जाएंगे, डेंसर टू रेयर मीडियम में जाने चाहिए। और दूसरा, इंसिडेंस एंगल का वैल्यू किससे ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए,
ज्यादा होने चाहिए। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमको इसके इनसाइड करवाना है। लेकिन जरा देखो तो बाहर से अगर हम सिग्नल दे रहे हैं तो क्या ये वाला एयर होगा, कोई मीडियम होगा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम ही ना होगा। यानी ये मीडियम रेयर हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, रेरर। रेरर मीडियम हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। और ये वाला फिर से क्या हो जाएगा, रेरर हो जाएगा। लेकिन हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां करवा रहा है, केबल के इनसाइड। लेकिन बाहर यहां पे भी क्या होंगे, एक बार रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। और वही चीजों को हमको समझना होता है, देखना ध्यान से। अब ना ये चीजें ना हम सब हटा रहे हैं, बस इतना मान रहे हैं कि इसका जो है वो एयर है, बाहर बाहर क्या है, एयर है। एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू नॉट है। और ये जो तामझाम आपको दिख रहा है, ये सबको हम हटा रहे हैं, समझना ध्यान से जरा। चलो देखो, अब जरा बताना यहां पे कि जैसे ही लाइट कोई जा रहा होगा, जैसे ही कोई लाइट गया तो बताओ तो सबसे पहले लाइट यहां से गए होंगे। हम मानते हैं कोई भी एंगल के साथ भेजो इसको, चलो ऊपर से इधर से भेजते हैं, ऐसे भेजेंगे। तो कायदे से कौन से मीडियम में जा रहा है ये लाइट, बताओ कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है, रेरर से ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन क्या ऐसे जाएगा, बाहर मीडियम एयर है और फिर क्या है, चेंज हो गया, कोई मीडियम होंगे। तो अभी कहां से कहां जा रहा है, रेरर टू नॉर्मल। एक ड्रॉ कर दे नॉर्मल, तो लाइट के परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉर्मल। अच्छा किन्हीं को लग रहा है कि ऊपर वाला नॉर्मल होता, किन्हीं को लगेगा तो बताना। ये क्या हो गए, नॉर्मल हो गए, ठीक है नॉर्मल। चलो नॉर्मल को हम डॉटेड दिखा देते हैं। तो बताओ तो लाइट अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो कहां से कहां जाता है, लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की ओर मुड़ते हैं कि नॉर्मल से दूर हटता है, बताओ, नॉर्मल की ओर मुड़ते हैं। यानी लाइट ऐसे जा तो रहा था बट वैसे जाएगा, क्यों, क्योंकि कहां से कहां जा रहा है, यानी ये वाला रास्ता भी इसका सही नहीं है, ठीक बात। चलो ऐसे जा रहा था, अब वो कहां जाएगा, कहां, नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। चलो इसको मोड़ दो, यानी अब उस रास्ता से होकर के नहीं जाकर के ऐसे जाएगा। क्लियर हुआ बात ये। लेकिन जरा अब देखो, अब हम कंपेयर कर रहे हैं ये μ1 और ये μ2 में, तो अब यहां पे भी मीडियम चेंज हो रहा है। अब ये वाला मीडियम ऐसे, तो इस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे आप, इसमें नॉर्मल ड्रॉ होगा इस प्रकार से, जहां पे सरफेस चेंज हो रहा है, ठीक बात है। तो नॉर्मल को हम ना डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। जरा समझना ध्यान से, यहीं पे समझना होता है। तो ये वाला एंगल हम मानते हैं कौन सा, I1 मानते हैं, क्या मान रहे हैं, चलो I नोट मानते हैं, क्या मानते हैं, I नोट। तो ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, R नोट हो जाएगा। और ये वाला एंगल हम मान लेते हैं कौन सा, अब देखो तो अब इस मीडियम के लिए, इस मीडियम के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, तो ये मान लेते हैं I1। अब ये किस मीडियम से किस मीडियम में जाना चाह रहा है, ये मीडियम डेंसर और ये वाला मीडियम रेडियल मीडियम। क्लियर हुआ बात। और हम लोग इस प्रकार से इस एंगल के वैल्यू को सेट कर दे कि ये एंगल I का वैल्यू, I1 का वैल्यू किससे ज्यादा हो जाएगा, IC से, क्रिटिकल एंगल से वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हुआ बात। तो ये बताओ तो उस मीडियम में ना जा करके फिर से सेम मीडियम में वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक बात है। तो इसको हम वापस ले आ रहे हैं, यानी ये सेम एंगल के साथ क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। क्लियर हुआ बात। और देखो फिर से ये किससे, डेंसर मीडियम टू रेडर मीडियम में, ये वाला कौन सा मीडियम है, रेडर मीडियम, रेडर मीडियम ना, और ये वाला कौन सा मीडियम, डेंसर। तो फिर से ये क्या करेंगे, डेंसर टू रेडर में जाना चाह रहा है, तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। इस प्रकार से सिग्नल आगे की ओर क्या होता रहेगा, बढ़ते रहेगा। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल का यूज करके सिग्नल कहां जाते हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक, चाहे ये जितना बड़ा वायर हो उस वायर में क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है, कौन सा प्रोसेस के द्वारा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा क्या होता है, ट्रांसमिट होने लगता है। तो इसमें समझना क्या है, सब तो समझ गए, नहीं नहीं समझे हो, जरा सुनना ध्यान से, देखो क्या समझना है। अब होता यह है, एक बोला जाता है एक्सेप्टेंस एंगल, यानी कितना एंगल को एक्सेप्ट कर सकता है। आप यहां से कोई भी एंगल के साथ भेजोगे तो क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो वह मैक्सिमम एंगल जिसको एक्सेप्ट करके ये क्या कर सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर सकता है, वो कहलाता है एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल, अब ध्यान से सुनना कहां पे एक्सेप्टेंस एंगल होगा और कैसे होगा। जरा हम ना यही चीजें आपको बता रहे हैं, ये वाला देखना, अभी हम ना ये वाला एंगल को बढ़ाएंगे, सुनना, अभी ये आई नोट के लिए, सुनना जरा, आई नोट के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था, सुनना ध्यान से, आई नोट के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो जरा बताओ, तो अब हम ना आई नोट से वैल्यू क्या कर देते हैं, अब एंगल का वैल्यू ना बढ़ा दे रहे हैं, जरा देखना, हम और एंगल का वैल्यू बढ़ा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ये वाला वैल्यू हमने बढ़ा दिया, क्या किया, बढ़ा दिया। तो अब जरा बताओ कि ये वाला एंगल का वैल्यू बढ़ा है, अभी आईसी वाला जहां पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे नहीं बढ़ाए हैं, बल्कि ना बाहर वाला में एंगल वैल्यू बढ़ाए हैं। अब यहां पे इस पॉइंट का नाम रख देते हैं पॉइंट ए, इस पॉइंट का नाम रखते हैं बी, इस पॉइंट का नाम है बी, मान लो कि बी है यहाँ का बी, और बाकी कहीं होते रहेगा, ठीक बात है। तो जरा देखो, तो ए पॉइंट पे भी तो कौन सा रूल लगेगा, ए पॉइंट पे भी हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे ना, और चूंकि मीडियम कांस्टेंट है तो हमेशा आई साइन आई बाई साइन आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जरा समझना, पॉइंट ए के पास, एट पॉइंट ए, तो हम लोग लगा सकते हैं साइन, साइन आई नोट बटा साइन आर नोट बराबर क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे म्यू किस में हो जाएगा, म्यू वन में जा रहा है तो म्यू वन हो जाएगा। क्लियर हुआ बात। अब जरा बताओ, हाँ अब जरा बताओ, हमने क्या किया, इस आई नोट का वैल्यू बढ़ाया, ध्यान से सुनना, आई नोट का वैल्यू हमने क्या किया, बढ़ाया। तो ये वाला वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो ये वाला कांस्टेंट रहने के लिए नीचे वाला भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ेगा, यानी आर नोट का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। जरा देखना, तो अगर ये वाला एंगल आपने बढ़ाया है, कौन वाला एंगल, ये वाला एंगल आपने बढ़ाया है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, यानी ये वाला एंगल पहले ऐसे जा रहा था, अब हो सकता है ऐसे चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जरा अब बताना, देखना, अब फिर से यहां पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। अब जरा बताओ, ये वाला एंगल तो फिक्स होगा दोनों के पास, देखना, ये वाला पहले वाले के केस में भी और अब वाले के केस में भी क्या होंगे, फिक्स वैल्यू है, देखना जरा। अब ये वाला वैल्यू पहले वाले के केस में, कलर समझना, कलर कौन वाला, ये वाला के लिए, पहले वाले में आर नोट का वैल्यू, ये तीनों ट्राइंगल में, चलो ए बी, इसका नाम रख देते हैं ओ, और इसका नाम रख देते हैं ओ, पी रख देते हैं, ठीक है। अब वाला का, नया वाला का पी रख देते हैं। तो पहले वाला ट्राइंगल में, पहले वाला ट्राइंगल में जब ये वाला चल रहे थे, तो उस वाले में जरा बताना, तो तीनों को जोड़ करके आर नोट प्लस आई वन और प्लस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएगा। जब आर नोट का वैल्यू था, आई वन का वैल्यू था, और ये 90 डिग्री का वैल्यू था। क्लियर हुआ बात। लेकिन जब हमने दूसरा प्रोसेस किया, कौन सा प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस जब हमने किया, तब हम बोल रहे हैं कि जब हमने एंगल का वैल्यू क्या कर दिया, आई नोट का वैल्यू बढ़ा दिया। तो यहां से हम देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं कि आई नोट का वैल्यू हमने बढ़ाया, आई नोट का वैल्यू बढ़ाया, तो आर नोट का वैल्यू भी क्या होगा, यानी ये वाला वैल्यू बढ़ेगा, और ये वाला तो फिक्स है ही, है फिक्स, ये 90 डिग्री अभी भी क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। तो बताओ, तो चेंज कौन होगा, ये वाला एंगल, आई वन वाला, जो पहले यहां पे आई वन था, ये वाला एंगल चेंज होगा ना। अब बताओ कमेगा कि बढ़ेगा, देखो ये 180 डिग्री के बराबर करना है, ये वाला वैल्यू कांस्टेंट है, ये वाला वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये वाला वैल्यू क्या होंगे। और हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू, यानी ये I1 का वैल्यू कितना से ज्यादा होना चाहिए, ये वाला का वैल्यू हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए IC से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यदि
यदि हमने इस एंगल का वैल्यू बढ़ाया, कौन सा, एकदम बाहर वाला एंगल का वैल्यू बढ़ाया, तो एक समय ऐसा आएगा जहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जहां पे इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोसेस होना चाहिए था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोसेस, वो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे। एक कंडीशन तो फुलफिल करेगा, कौन सा, कि डेंसर मीडियम से रेडर मीडियम में जा रहा है, देखो यहां भी डेंसर मीडियम से ये रेडर मीडियम में जा रहा है, बट दूसरा कंडीशन बोलता है कि एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़े होने चाहिए। लेकिन यदि यही वाला एंगल, बाहर वाला एंगल का वैल्यू बढ़ाते रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये वाला एंगल का वैल्यू जहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहां पे एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बंद, और बंद तो सिग्नल ट्रांसमिट होगा नहीं होगा। क्लियर हुआ बात? यही चीजें क्या, देखो यहां पे हमने बोला कि ये आर नोट का वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और यहां बराबर में कितना है, 180 ही है, ये वाला वैल्यू फिक्स है, तो ये वाला बढ़ाएंगे। मान लो अभी ये वाला मान लो ना कितना होता, ये वाला पहले 90 था, तो ये वाला मान लेते हैं कि 45 होता, तो ये वाला कितना होता, 45 होना पड़ता, चलो इसको 30 कर देते हैं, ये 30 होता, और ये कितना होता, 60 और 30 90, ये 60 होता। ठीक है, यानी पहले जो I1 का वैल्यू था, अब इतना बराबर मिला करके कितना था, 180 था ना। क्लियर है? अब हमने बोला कि ये वाला वैल्यू हम लोग बढ़ा देते हैं, कौन वाला, इस 30 के वैल्यू को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और अभी भी बराबर कितना के बराबर होना चाहिए, 180 के। तो जैसे ही आप 30 का वैल्यू मान लो कितना कर दोगे, 50 कर दोगे, कितना कर दोगे, 50, ये 90 वैल्यू आपका फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो बताओ कौन कमेगा 180 होने के लिए, ये पहले जो 60 था अब कितना हो जाएगा, 40 होगा, 20 कमेगा ना, 50 और 40 कितना हो जाएगा, 40। तो देखो तो पहले 60 था, अब ये वाला वैल्यू क्या हो गया, कम गया। क्लियर हुआ? चलो, तो हमने यहाँ पे कंक्लूजन ये निकाला कि यहाँ पे आप कोई भी एंगल दे दोगे तो ऐसा नहीं है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लेकिन विचार करो कि अगर हम एंगल का वैल्यू कम करते तब क्या होता, कौन सा, सीधा ले जाओगे ना, तो जब वायर जो जाता है, ऐसा नहीं कि वायर एकदम स्ट्रेट जाता है, समझ रहे हो, वायर क्या स्ट्रेट जाता है, कहीं उसको मोड़ना भी होता है। चलो देखो यहाँ पे, ये क्लियर हुआ? अब जरा बताओ, यही एंगल हम कम ना करके, हम बढ़ा कर नहीं, कम करके देखते तब क्या होता। तो अब यहां से कंक्लूजन निकाल लो कि ये वाला का वैल्यू को हम क्या करते हैं, कम करते तो ये वाला वैल्यू ज्यादा होता, तो ये तो पहले वाला को फुलफिल करता ही, पहले आईसी से बड़ा था ये वाला वैल्यू, 60 बड़ा था, अब हम ये वाला वैल्यू को कम करते तो ये वाला और ज्यादा होता, तभी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही होता। यानी लिमिटेशन कब लग रहा है, जब हम यहां वाला एंगल को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्लियर हुआ बात? तो यही में बोला जाता है कि वह मैक्सिमम एंगल जो क्या कर सके, ये एक्सेप्ट करता है, कौन, इस वाले पॉइंट पे जो एक्सेप्ट कर सकता है, किसके लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए, तब इस मैक्सिमम एंगल को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल बोलते हैं। कौन सा, एक्सेप्टेंस है, जिसको ये एक्सेप्ट करके क्या कर सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन निकाल सकता है। क्लियर हुआ बात? चलो, जरूरी है कि ये वाला हम इधर से ही लाइट दें, हम ऊपर से भी दे सकते थे ना, चलो हम इधर से भी दे सकते थे, इधर से देते तो ऐसे ना जा करके थोड़ा सा भटकता यहां से, और फिर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगता कि नहीं होने लगता। तो बताओ तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे शंकु बनेगा कि आपको एंगल सिर्फ बनेगा, आप ऐसे समझो, ये ना पूरा का पूरा एक ना केबल है, तो यहां से देखो, इस साइड से, फिर इस साइड से, फिर इस साइड से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक ना शंक्वाकार बनेगा, कौन बनेगा, क्या बनेगा, कौन बनेगा। तो उसको बोलते हैं, एंगल को बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल, और जो कोण बनता है इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस कोण। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस कोण बोलते हैं। अब एंगल का वैल्यू निकालो, मैक्सिमम एंगल का वैल्यू, मैक्सिमम एंगल का वैल्यू निकालो, तो निकालते हैं हम लोग। क्या क्लियर हुआ बात? किन्हीं को डाउट है तो बताओ ना। चलो देखो ध्यान से, तो हमने क्या बताया यहाँ पे, सुनो, अब ना हमको वैल्यू निकालना है कि ये कौन सा मैक्सिमम एंगल होगा। तो सुनना जरा ध्यान से, हम ना एंगल का वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते एक वैल्यू हम ले लाएंगे, तो मानते हैं कि हमने ना यहाँ का वैल्यू कितना कर दिया, आई एम कर दिया, क्या कर दिया, आई एम। तो ये मैक्सिमम वह वैल्यू है जिसके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और इसके बाद अगर हम लोग वैल्यू बढ़ा दिए तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो हम ना यहाँ पे अब रूल लगाते हैं। तो जरा बताओ कि साइन आई एम बाई साइन कौन सा, इसका ना हम आर नोट ही रहने देते हैं, ठीक है, आर नोट ही रहने देते हैं, बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू वन जिस मीडियम में जाता है उसमें, और बटा म्यू नोट। क्लियर हुआ। अब जरा बताओ, जब हम यहां से वैल्यू मैक्सिमम दे रहे हैं, यहां से वैल्यू हम मैक्सिमम देंगे, सुनना ध्यान से, तो यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से वैल्यू हम मैक्सिमम देंगे तो इसका वैल्यू तो कुछ होगा, लेकिन ये I1 का वैल्यू क्या होगा। अब ना बाकी सबको चीज को हम हटा दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो बाकी सबको ना हम हटा रहे हैं और पहले वाला को भी हम हटा रहे हैं, एक वाला पहले जो बचा हुआ था वही वाला को रखते हैं, ठीक है। देखो इसके लिए जरा देखो, तो हमने इस एंगल को क्या मान लिया कि मैक्सिमम एंगल है, वो मैक्सिमम एंगल है जिसके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इससे अगर ज्यादा हम लोग वैल्यू बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब अभी हो रहा है, तो ये जो I1 का वैल्यू होगा वो कितना के बराबर होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। कितना के बराबर, क्रिटिकल एंगल के बराबर। और उसके लिए ये वाला रिफ्रैक्शन एंगल क्या हो जाएंगे बताओ, तो ये वाला वैल्यू ये अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो ये वाला वैल्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका नाम रख देते हैं R1। इस R1 का वैल्यू कितना के बराबर होगा, कोई बताओ हमको, कितना के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। यानी ये अगर आपने ये वाला एंगल रखा तो ये पूरा का पूरा नहीं मुड़ेगा, बल्कि इस प्रकार से हो जाएगा, नहीं तो ये कितना के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। बस हम लोग को समझना है। हमने कंडीशन ये माना, हम लोग यहां पे लिखते हैं एट पॉइंट A, if IM is the angle, maximum angle, IM is the maximum angle for which TIR obtained, यानी वो IM जो वह मैक्सिमम एंगल है जिसके लिए हम लोग TIR क्या कर सकते हैं, ऑब्टेंड कर सकते हैं। इसीलिए R1 का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, इसीलिए R1 का वैल्यू कितना के बराबर, अच्छा और लिख देते हैं, इसीलिए I1 किसके बराबर हो जाएगा, I1 हो जाएगा किसके बराबर, क्रिटिकल एंगल के बराबर। किसके बराबर, क्रिटिकल एंगल के बराबर, IC के बराबर, यानी क्रिटिकल एंगल के बराबर। और ये R1 किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। क्लियर हुआ। यानी हमने ये बात बताया, सुनना ध्यान से, हमको लग रहा है कि बहुत लोग को नहीं समझ में आ रहा है, सुनो ध्यान से। हम क्या बोल रहे हैं कि हमने ना इस एंगल का वैल्यू बढ़ाया, एक ऐसा वैल्यू आया जहां से ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया, IC के बराबर हो गया। और अगर बढ़ा देते तो ये एंगल ही क्या हो जाता था, IC से भी कम हो जाता। अभी तो रिलेशन बताए हम कि जैसे जैसे ये वाला वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये एंगल का वैल्यू क्या होगा, कमेगा। और कमते कमते अगर IC से भी कम हो गया तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, वो ना उधर मीडियम में चले जाएंगे। तो हम बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा वैल्यू लाए जहां पे ये जो I1 है वो किसके बराबर हो गया, IC के बराबर हो गया। तो अगर ये IC के बराबर हो गया तो ये वाला R का वैल्यू किसके बराबर, 90 डिग्री। लेकिन अगर यही वैल्यू इससे हम कम करते तो ये वाला वैल्यू I1 का वैल्यू क्या होता, और बढ़ता, क्या होता, बढ़ता, और रिफ्लेक्शन अच्छे से होता नहीं। तो हम किसके लिए मान रहे हैं अभी, मैक्सिमम एंगल के लिए। तो अब लिखते हैं कि अब इसलिए हम कहां पे लिख रहे हैं, कहां पे, इस पॉइंट पे लिख रहे हैं। ए पॉइंट पे हमने क्या लिखा, ए पॉइंट पे हमने लिखा इक्वेशन किसके अकॉर्डिंग, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हमने लिखा। तो यहां तक क्लियर है। तो चलो ये क्लियर है, तो अब हम जो जरा आगे इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा लिखो तो, साइन IM बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, μ1 और μ0 बाहर लिख दे तो दिक्कत नहीं को, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, साइन R नोट।
अब आर नोट का वैल्यू आपको पुट करना है। हम ना आर नोट का वैल्यू किसके टर्म में रखेंगे, तो हम ना इस वाले के टर्म में रखेंगे। तो जरा ट्राइंगल में देखो, ए बी और ओ में, ए बी और ओ ट्राइंगल में देखो, तो ए बी और ओ ट्राइंगल में हम लोग लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे यहां से साइन, चलो देख लो पहले ट्राइंगल ए बी ओ में, ए बी ओ में क्या हो जाएगा जरा देखना ध्यान से, ए बी ओ में आर नोट प्लस I1 और प्लस 90 डिग्री बराबर कितना, आर नोट प्लस I1 प्लस 90 बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। हमने बोला कि आर नोट का वैल्यू आर नोट ही रहेगा, लेकिन इस वाले के लिए, इस स्पेशल केस के लिए, इस I1 का वैल्यू का नाम क्या हो जाता है, I1 किसके बराबर हो जाता है, IC के बराबर, किसके बराबर, IC के बराबर, प्लस 90 डिग्री बराबर 180। तो जरा यहां से बताओ कि आर नोट का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, आर नोट बराबर 90 इधर जाएगा तो 180 माइनस 90 कितना, 90, और फिर IC भी चला जाएगा तो 90 माइनस IC के टर्म में इस आर नोट का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, दिक्कत किन्हीं को नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये ना मैथ वाला रूल आ रहा है, साइन कितना लिख देंगे 90 माइनस IC, ठीक है। तो बताओ तो 0 μ1 क्या cos IC, यानी ये हो गया कौन सा, साइन IM। अच्छा हम लोग IC के टर्म में क्यों निकाले, IC के, क्योंकि हमको क्रिटिकल एंगल से ज्यादा चाहिए था वैल्यू, इसलिए तो हम IC के टर्म में निकाले। तो ये हो गया कौन सा IC, यानी अगर आपको टोटल IM का वैल्यू निकालना है, किसका, IM का वैल्यू, IM का वैल्यू, तो IM बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स कर देंगे, हो जाएगा। हम कर नहीं रहे, बस समझा रहे हैं आपको, ठीक है। तो जैसे यानी इससे हमको ये वैल्यू निकल गया कि अगर कोई मीडियम है जिसका क्रिटिकल एंगल इतना है, क्रिटिकल एंगल पता होता और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होता, तो हम ये बात बोल सकते थे कि इंसिडेंस एंगल का वैल्यू इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता, नहीं तो क्या हो जाता, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ बात, यानी ये हमको क्या मिल गया, एक्सप्रेशन मिल गया। क्लियर हुआ बात, हाँ बोलो, साइन IM बाई आर नोट, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू किसके, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, μ1, और बाहर वाला का कितना, μ0, हो गया। अब ना अब ये वाला भी वैल्यू है, एक टर्म होता है न्यूमेरिकल एपरेचर, क्या नाम होता है, न्यूमेरिकल एपरेचर, कुछ नहीं है, बस इस वाले वैल्यू को ना हमको चेंज कर देना होता है μ1 और μ0 के टर्म में, ठीक है। यहाँ पे एंगल के टर्म में है, वो एंगल को डिग्री में दिखाते हैं, इसलिए उसको ना बिना डायमेंशन लेस वाला में दिखा देते हैं। इसके आगे पढ़ना होता है न्यूमेरिकल एपरेचर, तो पहले ये वाला लिखो, न्यूमेरिकल एपरेचर, ठीक है। न्यूमेरिकल एपरेचर कुछ नहीं है, बस इस साइन कोस, इस कोस IC को किस में आपको चेंज कर देना है, म्यू और μ1 के टर्म में, ठीक है। तो चलो चेंज करते हैं हम लोग इसको, साइन IM बराबर 0, ओ है नोट है एयर के लिए 1 cos IC। अब इसको चेंज कहां पे करना है, तो जरा देखो यहाँ पे बी पॉइंट पे आओ, इस बी पॉइंट पे भी हम लोग साइन I बाई साइन R लगा सकते हैं कि नहीं, इस बी पॉइंट पे भी लगा सकते हैं। ये वाला वैल्यू हमको बस क्या कर देना है, पुट कर देना है, कहां पे, उस कोस वाला में। तो हम ना जरा यहाँ पे बना करके आपको बता, इस पॉइंट पे हम लोग क्या लगाएंगे जरा बताओ तो, इस पॉइंट पे हम लोग क्या लगाएंगे, बी पॉइंट पे एट पॉइंट बी पॉइंट में बताओ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन I1 बटा साइन R1 बराबर क्या लिखेंगे, μ2 बटा μ1, ये लिखेंगे ना। क्लियर हुआ बात, ठीक बात। अब जरा बताओ तो ये वाला वैल्यू अगर हमको पहले वाले इक्वेशन में पुट करना, ध्यान से सुनना, हम बोले कि ये वाला वैल्यू किसके बराबर होगा, I1 किसके बराबर,
आईसी के बराबर। तो बताओ तो ये R1 किसके बराबर, किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि यदि साइन का वैल्यू, चलो लिख ही देते हैं, इफ हालांकि लिखा हुआ है पहले भी, इफ I1 किसके बराबर होंगे, I1 किसके बराबर, IC के बराबर, देन R1 किसके बराबर हो जाएंगे, 90 डिग्री के बराबर। पहले भी लिखा हुआ है 90 डिग्री के बराबर। तो चलो ये वाला पुट करते हैं। तो साइन I का वैल्यू IC रख देते हैं, और साइन R1 का वैल्यू किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। तो यहां से क्या हो जाएगा, μ2 बटा μ1। और यहां से बबुआ जरा यहां पे देखो तो साइन IC बराबर μ2 बटा μ1 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू कितना, अब देखो तो साइन IC के टर्म में आया है, हमको μ1 और μ2 को तो पुट करना है इसमें, एंगल के टर्म में नहीं, बट यहाँ पे है किसके टर्म में, कॉस को IC के साइन के टर्म में चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हम ना ये चीज यहां से काट करके और नीचे ले आते हैं। चलो देखो, देखो ये वाला वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो ये वाला वैल्यू यदि हम पुट करते हैं तो इसीलिए हम इस इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन मान लेते हैं, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करना हो तो उसको हम और क्या चेंज कर सकते हैं, साइन IM बराबर μ1, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन IC स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट कर दो ये वाला, देखो अब तो साइन IM बराबर μ1 इंटू स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू स्क्वायर बाई μ1 का μ2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन का वैल्यू कितना है बताओ, μ2 बाई μ1 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो ये हो गया आपका वैल्यू। आप चाहो तो इसको और चेंज कर सकते हो, निकालो इसको। देखो ये लिखा हुआ था μ1 बाई μ0 लिखा हुआ था, हम ना μ1 को कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम कर देंगे। तो एलसीएम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर, और बटा क्या हो जाएगा, μ1 का स्क्वायर। μ1 का स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या होगा, क्या होगा μ1। तो बताओ तो μ1 अगर बाहर आ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, μ0 इंटू μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, साइन IM हो गया। इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एपरेचर। इसमें कोई डायमेंशन नहीं है, इसका कोई यूनिट होता है कोई नहीं। ये वाला का टर्म में कर रहे थे, एंगल के टर्म में वो रेडियन में आ रहा था। इस वाला का वैल्यू को बोलते हैं न्यूमेरिकल एपरेचर, ये वाला वैल्यू को बोलते हैं कौन सा, एक्सेप्टेंस एंगल। IM बराबर एक्सेप्टेंस एंगल, और जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं। तो आपने कहां तक अभी लिखा था, कहां तक लिखा था बताओ जरा। फाइबर ऑप्टिक्स के वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और किस प्रकार से उसमें सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, उसके बाद आगे हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ फाइबर केबल। कितने प्रकार के होते हैं फाइबर केबल हम लोग देखते हैं। देखो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाइड करें, कहने का मतलब कि हमने जो फाइबर केबल पढ़ा, फाइबर केबल में हमने क्या पढ़ा, फाइबर केबल में पढ़ा कि इसमें ना कई सारे मटेरियल मिलकर के बने हुए हैं, यानी मेनली दो डिफरेंट यहाँ पे होते हैं। एक जो मिडल में सेंटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोर, फिर क्या होता है क्लैडिंग, और फिर इसके बाद क्या होता है कोटिंग, और बाकी और भी इस पे लेयर दिए हुए होंगे। तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, बस प्रोटेक्शन के लिए कि ताकि कोर को या क्लैडिंग कोई अफेक्ट नहीं हो, इस पर्पज से और भी लेयर लगाए जा सकते हैं। कोटिंग लगाया हो रहता है, ठीक है।
अब हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के लिए, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए लाइट को डेंसर मीडियम से रेडर मीडियम में जाना होता है, यानी इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इसका μ1 माने, इसका μ2 माने, तो μ1 का वैल्यू μ2 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो जब मटेरियल बनता है तो मटेरियल बनाने के क्रम में अगर हम ना बीच वाला कोर मटेरियल मान रहे हैं तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया जाए कितना है, 5 है, मान लेते हैं कितना है, 5 है, तो ये पूरे मटेरियल का 5 होगा। और जैसे जैसे हम इस कोर से दूर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो इसका 5, इसका 4 और फिर इधर 3 हो जाएगा, और फिर तो जरूरी ही नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अलग अलग मटेरियल, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, कितना है, तो फिक्स वैल्यू है, पूरे के पूरे कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, एक वैल्यू होगा जो कि 5 है, और क्लैडिंग का कितना होगा, 4, जो कि एक फिक्स वैल्यू है पूरे क्लैडिंग का। यानी जो अलग अलग टाइप के मटेरियल लगे हुए हैं उन अलग अलग टाइप के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, फिक्स है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्लियर हुआ? मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे, सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तब इस प्रकार के केबल को हम लोग कौन सा बोलते हैं, स्टेप इंडेक्स फाइबर केबल या ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर हुआ? लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे कोर से दूर जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते रहता है, कमते रहता है। तो ये चीज हम लोग अलग अलग वैल्यू ना दे करके हम मटेरियल ही इस प्रकार से बना दे, मटेरियल ही इस प्रकार से बना दे कि जैसे जैसे कोर से रेडियली हम लोग दूर जाएंगे, सरफेस की ओर आएंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमता रहे, एक ग्रेडिंग बना हुआ रहे, सीढ़ी के जैसा बना रहा हुआ, यहाँ पे होगा 5, फिर होगा 4, फिर 3, 2, 1। मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं है, ये मटेरियल कुछ भी हो सकता है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या है, एक फिक्स नहीं है कि कोर का इतना वैल्यू था और फिर इसका इतना वैल्यू था। इस वाला में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम कोर से सरफेस की ओर रेडियली बढ़ते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, एक ढलान के रूप में हो, एक लाइन के रूप में हो और कमता रहे। कमना जरूरी क्यों है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए। तब इस प्रकार के मटेरियल केबल कौन से कैटेगरी में आ जाएंगे, ग्रेडेड इंडेक्स वाले में आ जाएंगे। किसमें, ग्रेडेड इंडेक्स वाले में आ जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये हो गया टाइप किसके अकॉर्डिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग। दूसरा जो टाइप होता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, किस प्रकार का मटेरियल उसमें यूज हो रहा है। तो हमने बताया था कि वैसा मटेरियल यूज होगा जिसमें लाइट फ्लो कर सके, लाइट पास कर सके, लाइट ट्रेवल कर सके, और लाइट ट्रेवल या तो ग्लास में करेगा, एयर में करेगा, वाटर में करेगा, या केबल में करेगा, या फाइबर में करेगा, या प्लास्टिक में करेगा। तो जो मटेरियल यहाँ पे बने हुए होते हैं उस मटेरियल के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखो, या तो तुम क्लास नहीं किए हो, या क्लास किए हो तो उस क्लास नहीं किए हो जिस क्लास में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया। आप ना एक बार पूरा लेक्चर देख लेना। देखो, यानी प्लास्टिक फाइबर केबल है और ग्लास फाइबर केबल है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो कोर बना हुआ होगा अगर प्लास्टिक का होगा तो कौन सा हो जाएगा, प्लास्टिक फाइबर केबल। ग्लास का बना होगा तो ग्लास वाला हो जाएगा। एल्युमिनियम का बना दे तो कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम का। लेकिन हमको बनाना सिर्फ थोड़ी है, बनाने के लिए तो हम लकड़ी भी रख देंगे, क्या उसमें लाइट ट्रेवल कर जाएगा। तो जिस अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या मटेरियल यूज कर सकते हो, उस मटेरियल के अकॉर्डिंग दो टाइप है, प्लास्टिक और ग्लास। यहां तक हो गया आपका टाइप खत्म, किसका, ऑप्टिकल फाइबर का। अब इसके एप्लीकेशन यूज कहां कहां पे होते हैं, तो आप जरा सोचो कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज मेनली क्या है, सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। अब सिग्नल का ट्रांसमिशन रिक्वायरमेंट जहां जहां पे होगा वहां वहां पे इसको यूज करेंगे। कहां कहां पे यूज होता है, तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे किसका, मेडिकल इंडस्ट्री में। अब मेडिकल इंडस्ट्री में कैसे होगा, तो हमने ना कल लेजर पढ़ाया, पिछले क्लास में हमने लेजर पढ़ा। लेजर में हमने जाना कि लेजर की सहायता से हम लोग ना किडनी के स्टोन को या सिंपली स्टोन को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अब स्टोन को, लेजर को ले जाने के लिए क्या आप क्या यूज करोगे, लेजर लाइट को ले जाने के लिए डायरेक्टली दे दोगे, लेजर लाइट को वहां तक ले जाने के लिए कोई मीडियम चाहिए ना। यानी लेजर लाइट को ले जाने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग,
मेडिकल इंडस्ट्री में किसका यूज करते हैं? फाइबर केबल का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? और भी जहां जहां भी रिक्वायरमेंट होगा, सर्जरी करना होगा, काट छाट करना होगा, तो लेजर के पास इतना इंटेंसिटी है लेजर लाइट के पास कि वो तोड़ सकता है। लेकिन अगर डायरेक्टली आप मान लो ये बॉडी है, आप डायरेक्टली जब ये स्टोन को तोड़ सकता है, तो ये जो आप यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, बॉडी का पार्ट देख रहे हो जिसको क्या बोलते हैं स्किन, तो स्किन को तो ऑब्वियसली काट सकता है। अब डायरेक्टली आप थोड़ी दे दोगे ऊपर से, इसको ना जहां पे रिक्वायरमेंट वहां पे देना होगा। अब वहां पे ले जाने के लिए क्या चाहिए होगा? कोई मीडियम, और उस मीडियम का काम कौन करेगा? फाइबर केबल। तो मेडिकल इंडस्ट्री में क्या होगा? इसका यूज होगा। अगला है कम्युनिकेशन में, और कम्युनिकेशन के लिए तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। मतलब जितने सारे मैसेज सेंड करते हैं हम लोग, जितने सारे डाटा डाउनलोड करते हैं, उसको ना ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह। आप लोग देखे होंगे ना, सड़क के किनारे किनारे, रोड के किनारे किनारे ना केबल बिछता है, समुद्र में केबल बिछता है। तो केबल के द्वारा हम लोग मैसेज को, सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। तो कम्युनिकेशन वही तो होता है, इंफॉर्मेशन को एक जगह दूसरे जगह सेंड करना। तो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी क्या होता है? इसका यूज होता है। अब एक लास्ट है डिफेंस। डिफेंस के क्षेत्र में ना स्पेशल केबल बनाए जाते हैं। जैसे डिफेंस के क्षेत्र में कहने का मतलब सुरक्षा से लेकर के रिलेटेड है। तो सुरक्षा से रिलेटेड आपको सुरक्षा प्रदान करना है, तो नॉर्मल केबल तो हम लोग के लिए होता है। अब स्पेशल डिफेंस के लिए स्पेशल केबल होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से केबल का ही यूज होता है। किसमें? डिफेंस में भी। इसमें भी कम्युनिकेशन के लिए हो सकता है, इसमें भी मेडिकल इंडस्ट्री के लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थे किसका? फाइबर केबल का। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है? कम्युनिकेशन वाला और ये वाला। क्लियर हो गया? तो ये आपका फाइबर केबल, फाइबर ऑप्टिक्स जो टॉपिक था वो खत्म हो गया।